सबसे पहले आपको अपडेट करें, मुल्तान के शहरियों को मिलेगा नाकारा सीवरेज लाइनों और साफ पानी के मसाइल से छुटकारा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान मुल्तान को मॉडल सिटी बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत को अरकान पार्लियामेंट की मुशावरत से मुल्तान के मसाइल बारे समरी भेज दी गई। शहरी औलिया के मसाइल के हल के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुज़ाकरात जारी हैं, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ड्राफ्ट की मंजूरी पर 10 से 12 अरब रुपए फराहम करेगा। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे गौहर रहमान। गौहर बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि मुल्तान के शहरियों को सीवरेज के मसाइल और साफ पानी के मसाइल से मिलेगा छुटकारा। इस हवाले से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की जानिब से बड़ा ऐलान सामने आया है कि मुल्तान को पंजाब भर में जो है मॉडल सिटी बनाया जाएगा। यहाँ के जो मसाइल है उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और इस हवाले से खसूसी तौर पर जो मुल्तान के जो बड़े वसाइल है उनमें सीवरेज और साफ पानी के वसाइल है उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पंजाब हुकूमत को खास तौर पर जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की जानिब से सबरी अरसाल की गई है कि मुल्तान के लिए खसूसी तौर पर जो सीवरेज के वसाइल है उनके लिए पैकेज जो है वो तरतीब दिया जाए। इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान के प्रपोजल के बाद जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। अगर ये मुज़ाकरात प्रपोजल की सूरत में कामयाब हो जाते हैं तो मुल्तान को 10 से 12 अरब रुपए का खसूसी पैकेज दिया जाएगा। इस हवाले से जो है मुल्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें पार्लियामेंटेरियंस है और जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है उसकी जानिब से ये पैकेज तैयार किया गया है कि मुल्तान के जो मुसीदा सीवरेज लाइनें हैं उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा और साफ पानी के वसाइल है उन्हें हल किया जाएगा। तो मुल्तान के शहरियों के लिए अच्छी खबर ये आ रही है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की जानिब से एक प्रपोजल तैयार किया गया है जिसमें 10 से 12 अरब रुपए का प्रपोजल है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है मुल्तान को फराहम करेगा और यहाँ के जो मसाइल है खास तौर पर अंदरूनी शहर के जो सीवरेज के मसाइल है उन्हें तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। बुनियादों पर हल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया गौहर, आपने अपडेट किया। मुल्तान में निश्तर अस्पताल के पैरामेडिक्स के हड़ताल का मामला। निश्तर अस्पताल में पैरामेडिक्स और निश्तर इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। एमएस निश्तर अस्पताल ने कोरोना फंड्स के लिए सेक्रेटरी हेल्थ केयर को लेटर अरसाल कर दिया। एमएस निश्तर की जानिब से 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में एमएस, एएमएस, ओपीडी, सदर पैरामेडिक्स और जनरल सेक्रेटरी शामिल है। कमेटी रिपोर्ट 24 घंटों में एमएस निश्तर को जमा कराएगी। मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे इब्राहिम खान। इब्राहिम बताएगा मुज़ाकरात कामयाब हो गए। जी बिल्कुल, कल से निश्तर अस्पताल में पैरामेडिक्स डिपार्टमेंट की जानिब से इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा था और ये मुतालबा किया जा रहा था कि अब तक जो है पैरामेडिक्स डिपार्टमेंट को कोरोना के अलाउंसेस जो है वो नहीं दिए गए। कल से एहतजाज जो था वो जारी था और अब जो है पैरामेडिक्स डिपार्टमेंट के जो लीडर हैं राना आमिर, उनको की जो है मुज़ाकरात एमएस साहब से जो है वो हुए। हम उनसे जानते हैं कि क्या फर्दर जो है डिसीजंस हुए हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा, कल से एहतजाज जारी था, क्या फर्दर डिसीजंस अब लिए गए हैं? सवाल कल से पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन का कोविड फंड पर एहतजाज जारी था, तो उस पर आज सुबह एमएस साहब जब तशरीफ़ लेके आए तो उन्होंने एसोसिएशन का वफ्द तलब किया, अंदर बुलाया और उन्होंने दरख्वास्त की कि आप मामलात को बैठ के हल करते हैं। एसोसिएशन ने वो 6 लेटर जो एमएस साहब फरमा रहे थे कि भी हमने भेजे हैं उनका जो है ना सबूत लिया। उसके बाद एमएस साहब ने वो सारा एक लेटर जारी किया। एक न्यू लेटर वहाँ लिखा गया गवर्नमेंट को कि हेल्थ सपोर्ट स्टाफ और एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को इस फंड से महरूम किया गया कि जो कि सरासर ज्यादती है। उस लेटर में ये लिखा गया है। उस लेटर में हमारे प्रोटेस्ट का जिक्र किया गया है कि अगर यानी ये इस फंड की वजह से सारा पैरामेडिक्स बेचैनी का शिकार है और वो प्रोटेस्ट पे है, लिहाजा जो है ना इनको भी ये फंड्स जो लोग कोरोना में ड्यूटीज करते हैं या कर रहे हैं या करते रहे हैं उनको फिल फॉर ये जारी किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोकल इश्यूज थे हमारे उस पर एमएस साहब ने कमेटी बना दी है और 24 आवर्स के अंदर उसको जो है ना एमएस साहब ने कहा है कि इसकी जो है ना रिपोर्ट पेश की जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मामलात हमेशा टेबल टॉक पे ही हल होते हैं, डायलॉग से ही हल होते हैं। हमारा किसी से कोई ज़ाती यानी कोई मामला नहीं है, हम अदारे के माहौल को ख़राब नहीं करना चाह रहे। इसीलिए आज एमएस साहब ने जब बुलाया तो हमने कोई मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, हमने इस पर कोई डिबेट नहीं की। डायलॉग हुआ है, डायलॉग एसोसिएशन की मर्जी से हुआ है, कमेटी एसोसिएशन की मर्जी से बनी है और इंशाल्लाह ताला इसका कोई पॉजिटिव हल निकालेंगे जिससे मुलाजमीन के जो मसाइल हैं वो भी हल हों और जो अदारा है वो भी स्मूथ चले। डेफिनेट इस अदारे के साथ हमारी रोजी मुंसलिक है। इस अदारे के बारे में हम बुरा तो सोच ही नहीं सकते क्योंकि मरीजों से वाबस्ता है और मरीजों को
تنگی مریضوں کو تکلیف میں آرام پہنچانے کا کردار تو ادا کر سکتے ہیں، لیکن انہیں مزید پریشان کرنے کا کردار تو ادا نہیں کر سکتے. اس لیے آج جو ہے نا ہم اپنا سٹرائکس ہے، جو اپنی احتجاج ہے وہ پوسٹ پون کر رہے ہیں کمیٹی کے رزلٹ آنے تک. انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیو رزلٹ آئیں گے، اگر نہ آئے تو ایسوسیشن اپنا لائحہ عمل دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. سر آپ بتائیے گا کب سے جو ہے یہ الاؤنسز کا عمل جو ہے وہ رکا ہوا تھا جو اب احتجاج کرنے پر آپ لوگ مجبور ہو گئے؟ یہ الاؤنسز کا عمل تقریباً جب سے کرونا آیا ہے گورنمنٹ نے اعلان کیا اس وقت سے ہی رکا ہوا تھا. گورنمنٹ نے پرائمری میں جیسے شہباز شریف ہاسپٹل ہے، سی او آفس ہے، ان کو تو دے دی ہے، لیکن جو مین ٹرشری ہاسپٹل ہیں ان کو کہیں بھی کوئی فنڈ جاری نہیں کیا گیا، نہ ڈاکٹرز نہ نرسز نہ پیرامیڈیکل اسٹاف. لیکن اب گورنمنٹ نے ایک لکیر کھینچ دی ہے نا انصافی کی کہ ڈاکٹرز اور نرسز کو تو ملے گا، پیرامیڈکس کو نہیں ملے گا. بھائی پیرامیڈکس کو کیوں نہیں ملے گا؟ پیرامیڈکس فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں. سب سے پہلے تو پیرامیڈکس ہی جو پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں، اس کے بعد نرسز اور ڈاکٹرز جاتے ہیں. تو ان کا فنڈ کیوں روکا گیا؟ ہم اس احتجاج کے لیے ایم ایس صاحب کے پاس آئے تھے. ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید انتظامیہ ہمارے خلاف ہے، انتظامیہ نے ہمارے نام نہیں بھیجے، لیکن ایم ایس صاحب نے ہم نے لیٹر مانگے. ایم ایس صاحب نے ہمیں 6 لیٹر دکھائے اور 7 وہاں آج لکھ کے دیا اور ان کا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنا نمائندہ بھیجیں گے، ہمارے پریزیڈنٹ ساتھ جائیں گے اور اس کے لیے ہم سیکریٹریٹ تک بھرپور کوشش کریں گے. ہم بھی ان کے ساتھ مل کے بھرپور کوشش کریں گے کرونا فنڈ ہمیں ملے، ہمارے عوام کو ملے، لیکن گورنمنٹ کو یہ ناانصافی نہیں کرنے دیں گے. ہم کوشش کریں گے یہ مسئلہ ٹیبل ٹاک پہ حل ہو. اگر ٹیبل ٹاک پہ حل نہیں ہوتا تو پھر ایسوسیشن نشتر ایسوسیشن بلکہ ملتان پلس پنجاب میں اس کے لیے لائحہ عمل دے گی اور انشاءاللہ ہم اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے. ہم اپنا حق حاصل کر کے رہیں گے. بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا. ملتان میں کورونا کے مزید 3 مریض جان کی بازی ہار گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 5 نئے کیس رپورٹ ہوئے. سرگودا میں گزشتہ ایک دن کے دوران 51 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 10 نئے کیسز بھی رپورٹ ہوئے. میاوالی کی بات کریں تو 2 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی. آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں ملتان میں کورونا کے مزید 3 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 5 نئے کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 51 افراد کورونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں اور بہاولپور میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 10 کیسز سامنے آ گئے ہیں. میاوالی میں مزید 2 مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں جنوبی پنجاب میں کورونا وائرس کے مہلک وار جاری ہیں. ملتان میں کورونا کے مزید 3 مریض جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 5 نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں. سرگودا میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 51 افراد کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ رحیمیہ خان میں تنخواہ نہ ملنے پر شیخ زید اسپتال کے ملازمین کا 5ویں روز بھی احتجاجی دھرنا اس وقت جاری ہے. دھرنے کی وجہ سے رحیمیہ خان کا داخلی راستہ خانپور روڈ مسلسل 5 دن سے بند ہے. ملازمین کا ایم ایس کو تبدیل کرنے کا مطالبہ. آپ کو بتائیں اس احتجاجی دھرنے کے حوالے سے کہ دھرنا جو ہے 5ویں روز میں اس وقت داخل ہو چکا ہے. رحیمیہ خان میں دھرنا اس وقت جاری ہے جو کہ شیخ زید ہسپتال کے ملازمین کی جانب سے دھرنا کیا جا رہا ہے اور ان کے یہی مطالبات ہے کہ ان کے جو تنخواہیں جو ہے ان کو جاری کی جائے اور ان کو مستقل جو کانٹریکٹ ملازمین ہیں ان کو مستقل کیا جائے. دھرنے کی وجہ سے رحیمیہ خان کا داخلی راستہ اس وقت خانپور روڈ جو ہے مسلسل 5ویں دن سے بند ہے. اس حوالے سے مزید اپڈیٹس لیں گے بیورو چیف عاصم صدیق سے. جو عاصم صدیق آگاہ کیجیے گا اس دھرنے کے حوالے سے. دیکھیں شیخ زید ہاسپٹل کے ڈیلی ویجز ڈھاک کے جو ملازمین ہیں 800 سے زائد ملازمین، ان کو تنخواہیں نہیں ملی، 5 ماہ کی تنخواہیں نہیں ملی. 7 ماہ سے یہ مسلسل سلسلہ احتجاج کا جاری تھا، جس میں سے پہلے ان کو ایک احتجاج 45 روز احتجاج کے بعد 1 ماہ کی تنخواہ دی گئی. پھر 1 ماہ انہوں نے پھر احتجاج کیا کچھ عرصے کے بعد، پھر ان کو 3 کروڑ 10 لاکھ روپے کی گرانٹ دی گئی، جس کے باعث ان کو 1.5 ماہ کی تنخواہ ملی. اب پھر تنخواہ نہیں ملی اور یہ دھرنا جو 5 روز سے خانپور روڈ جو رحیمیہ خان کا داخلی راستہ ہے وہاں پر ہے، یہ مکمل طور پر سڑک کو بلاک کیا ہوا ہے. تمام ملازمین یہاں پر بیٹھے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہوں کا اجرا کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ شیخ زید ہاسپٹل کے جو ایم ایس ہیں ان کو تبدیل کیا جائے. جب تک ان کو تبدیل نہیں کیا جاتا اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا. اور 5 دن سے جو موسمی سختی ہیں یہ دھرنے کے مظاہرین یہاں پر برداشت کر رہے ہیں. گرمی، دھوپ، جو سردی، سخت سردی، رات کو ٹھنڈ، یہیں پہ گزارا کیا جا رہا ہے. یہاں پر کیا جا رہا ہے ان کے مطالبے کے ساتھ ان کی تنخواہوں کا اجرا کیا جائے، ان کا کیا جائے. ڈاکٹر بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ان کے ساتھ جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے کے لیے ہیں. ڈاکٹر صاحب
कितना मुतासर हो रहे हैं? 800 से ज्यादा मुलाजमीन अगर शेखजाद हॉस्पिटल में काम नहीं करेंगे तो तिब्बी सहूलियात क्या हमें फराहमी हो सकेगी? अस्सलाम वालेकुम जी सर, हमारी पूरी कोशिश है कि इनके मसाइल हल किए जाएं। हम इनके लिए दुआगो भी हैं और हम असल में इनकी प्रॉब्लम्स देखने के लिए आए थे। असल में 7 महीने से ये लोग स्ट्राइक पे हैं और ये लोग 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं। एक वार्ड में अगर काम नहीं करेगा तो हॉस्पिटल में पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा मसाइल पेश आना शुरू हो जाएंगे। ये लोग छोटे तबके के लोग हैं, गरीब घरानों से अक्सर लोग हैं, इनके मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तनख्वाहें बहुत थोड़ी हैं और पिछले 7 महीने से तनख्वाहें मिली ही नहीं हैं। हम इसलिए आए हैं, इनके लिए दुआ करने भी आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनको रिलीफ मिला जाए। आप इनके साथ यकजहती तो कर रहे हैं, तो अस्पताल में ये काम नहीं कर रहे तो आप लोगों को क्या मुश्किलात का सामना है? सर हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मसला पेशेंट को दरपेश आ रहा है शिफ्टिंग का। प्रॉपर टाइमिंग पे शिफ्टिंग नहीं हो रही, प्रॉपर तरीके पे काम नहीं हो रहा, सफाई बहुत अच्छी नहीं रही, इसी वजह से मसाइल बहुत ज़्यादा है। 750 मुलाजमीन जब एक वक्त काम छोड़ देंगे तो मसाइल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इनमें से कुछ अभी भी काम कर रहे हैं, वो हम इनसे रिक्वेस्ट करके काम करवा रहे हैं ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। नहीं, आप 5 रोज से मुसलसल धरना दिए बैठे हैं, दिनों रात यहीं पे गुजारा जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर भी आए, डिप्टी कमिश्नर भी आपके पास आए, एमपीए भी आपके पास, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, सूबाई पार्लियामेंट सेक्रेटरी, वो भी आपके पास आए, मगर आपका मसला हल नहीं हो रहा कि आपके मुतालबात नहीं माने जा रहे या आप एहतजाज नहीं छोड़ना चाह रहे? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतजाज तो हमारे 3 मुतालबे हैं। पहले नंबर पे है कि एमएस का ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरे नंबर पे जो हमारी 1600 सीटें एसडीए की पड़ी हैं, हमें तमाम मुलाजमीन को उसके अगेंस्ट कन्वर्ट किया जाए। और तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो 5 महीने की हमारी सैलरी रुकी हुई है उसको फिलफौर जो है वो जारी कर दें। हम 1 सेकंड के लिए जो है ये धरना छोड़ के अपने घरों को चले जाएंगे। हमारा दिल नहीं करता कि हम रोज रोज आके रोडों पे बैठे। हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हम उनको छोड़ के बेयारो मददगार इधर रोडों पे बैठे हैं। ना एमपीएज और एमएनएज हमारी जो आवाज है गवर्नमेंट तक पहुंचा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि डीसी साहब आएंगे। डीसी साहब से भी हमारे मुज़ाकरात हुए लेकिन वो भी काफी हद तक जो है वो नाकाम रहे। डीसी साहब ने कहा जी मैं एमएस को चेंज नहीं कर सकता, मैं तो चीफ सेक्रेटरी को यही कह सकता हूं कि ये जो एमएस अगर अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता तो उसकी वजह से ये आप लोग आज सड़कों पे ना होते। बिल्कुल, आज सड़कों पे ना होते। ये एहतजाज जारी है मुसलसल इस मुतालबे के साथ इनकी तनख्वाहों का इजरा किया जाए और एमएस को तब्दील किया जाए। अस्पताल के मुलाजमीन का 5वें रोज से ये धरना जारी है। ना मिलने पर यह धरना दिया जा रहा है, जबकि मुलाजमीन ने एमएस को तब्दील करने का मुतालबा भी किया है। ब्यूरो चीफ आसिम सदीक, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। सनावा में यूटिलिटी स्टोर पर आटा और घी नायाब हो गया। अपडेट करेंगे इस हवाले से ताहिर चौधरी। ताहिर बताएगा। मैं सिनेमा यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। आवाम को रिलीफ देने के दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। यहाँ पर शहरी आते हैं खरीदारी के लिए, ना तो यहाँ पर उनको आटा मिलता है ना ही घी मिलता है, जिसकी वजह से शहरी जो है खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। अगर महीने में 1-2 बार आटा आता है जिससे 20 से 30 थैले आते हैं, लेकिन यहाँ पर आटे की खरीदारी के लिए 100 से ज्यादा लोग जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं आटे के हवाले से। उनके क्या मुतालबा है, क्या कहेंगे? जी 10 दिन बाद सिर्फ 20 से 30 थैले आटा आता है और वो भी यहाँ पर 20-30 थैले आटा आता है और 100 से ज्यादा आदमी हम लाइनों में खड़े रहते हैं और शनाख्त कार्ड लेके खड़े रहते हैं। हमारी बारी भी नहीं थी। हमारा मुतालबा है कि आटे के बारे में हम जैसे गरीब लोगों के बारे में सोचा जाए। और घी भी नहीं है, घी के रेट इतना हाई हो गया है ना, बहुत ज्यादा हो गया है। और चीनी बिल्कुल पाउडर की तरह होती है। चीनी के बारे में भी हमारे शहरियों का यही मुतालबा है फराहम किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लिया में चौक आजम के गली मोहल्लों में गंदगी के अंबार लग गए। स्कूलों के साथ पड़ी गंदगी से तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं जाहिद सरफराज। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कमेटी चौक आजम की नाकिस कारकर्दगी पर शहर और गली मोहल्लों के अंदर से बात की तो गंदगी के बाहर लगे हुए सीवरेज के मसाइल भी जो हैं वो सर उठा रहे हैं, जिसके बाद जो मकीन है वहाँ ये शदीद परेशानी का शिकार है। मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल के साथ। यहाँ पर भी गंदगी, जगह जगह गंदगी के बाहर लगे हुए हैं, जिसके बाद अब स्कूल भी खुलने वाले। छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर स्कूलों में आते हैं, लेकिन गंदगी के बाहर रखने की वजह से एक तो बदबू का राज होता है, पढ़ने के दौरान लोगों को मुश्किलात का सामना होता है, उसके साथ साथ यहाँ पर बीमारियाँ फैलने का खदशा भी मौजूद होता है। कुछ मकीन मौजूद, उनसे बात करते हैं। वो बताएंगे क्या परेशानी हो रही है गंदगी की वजह से? परेशानी ये कि हर वक्त गंदगी का ढेर है। ये सामने घर है, ये बच्चे निकलते हैं बाहर तो कहते हैं बाबा जी बू आते हैं, फिर ये मास्क लगाना पड़ता है, नाक ढांकना पड़ता है। सुबह जो सवेरे से बच्चियां जाती हैं, ये स्कूल खुलने वाला है तो ये गंदगी तो आपके सामने पड़ी है। हम आपको क्या बताएं, ये आप खुद देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं ये क्या माजरा है। जी बिल्कुल, शहरी शदीद परेशान है। भाई आप बताएंगे क्या परेशानी उधर, क्या मुतालबा करेंगे आप?
बस ये बल्दिया वालों की नायली है, एडमिनिस्ट्रेशन की नायली है। ये मेन गली है जहाँ पे कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज भी है और गर्ल्स स्कूल भी है। बच्चियों की शदीद तकलीफ होती है, यहाँ से गुजरते हुए उनको रास्ता भी नहीं मिलता है, घंटा घंटा ट्रैफिक भी जाम रहती है यहाँ। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि जहाँ पर तजावुजात भी हैं, बिल्कुल शहरी शदीद परेशान है। जाहिद सरफराज, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अलीपुर से खबर देंगे आपको। अंग्रेज दौर में बनाया गया पुल सोनहारों की चौड़ाई कम है। रेगुलेटरी पुल की चौड़ाई कम होने के बायस हैवी ट्रैफिक का गुजरना मुश्किल हो गया। शहरियों ने एहतजाज करते हुए महकमा इनहार और कमिश्नर डीजी खान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अलीपुर से अपडेट करेंगे इमरान सईदी। इमरान बताएगा। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलीपुर के नवाई इलाका मौजा मुरादपुर में, और ये मोरी सुवारू रेगुलेटरी है। इसके पुल की जो चौड़ाई है वो इंतहाई कम है। यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर अगर कोई हैवी ट्रैफिक का गुजर होता है तो वो यहाँ से गुजर नहीं पाती है। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो पुल है ये 2 तहसीलों को, तहसील जतोई और तहसील अलीपुर को मिलाने का रास्ता है। आज यहाँ के जो मकीन है वो एहतजाज है, सरापा एहतजाज कर रहे हैं। महकमा अनहार, डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़, कमिश्नर डेरा गाजी खां से इन्होंने मुतालबा किया है कि भी इस पुल की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा की जाए। और इस हवाले से ये मैं बताऊं कि इस पुल को तामीर हुए तकरीबन शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया इमरान सईदी, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब कोटद्दू में भी शहर का मिनी बाईपास अरसा दराज से इंतहाई खस्ताहाली का शिकार है। कोटद्दू से अपडेट करेंगे तैमूर अतर। तैमूर बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये शहर का मिनी बाईपास है जो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार है। अरसा दराज से इस रोड पर गड्ढे पड़ चुके हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस रोड के ऊपर बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो निकल आए हैं जो कि हादसात की वजह बन रहे हैं। यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरती है। शहर की तमाम मोटरसाइकिल गाड़ियाँ इसी मिनी बाईपास से गुजरते हैं, लेकिन इस रोड को जो है वो ठीक नहीं किया जा रहा। अगर मेरा ये कैमरामैन दिखा सके तो ये इस रोड से इस तरह के बड़े बड़े जो पत्थर हैं वो निकले हुए हैं जो किसी भी वक्त हादसात का जो है बन सकते हैं। आप मुझे बताइएगा किस तरह सफर करते हैं? अरसा दराज से इसी तरह गड्ढे पड़े हुए हादसात हो रहे हैं, क्या कहेंगे? जी काफी अरसा से ये रोड टूट फूट का शिकार है। हैवी ट्रैफिक गुजरती है, आमदोरफ्त ज्यादा है, स्कूल के बच्चियों का साथ कॉलेजेस हैं, बहुत मुश्किलात कर रहा है। जब बारिश आती हो तो वहाँ गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। कई दफा छोटे मोटे हादसा भी हो गए, बड़े लेडीज भी आती, मतलब मुसाफिर जैसे फैमिली के साथ बड़े मसाइल का। अच्छा, आप क्या कहेंगे? रोड टूट फूट का शिकार है, कितनी मुश्किल? लियाकतपुर का रुख करेंगे। लियाकतपुर में TH के अस्पताल के क्वार्टर खंडरात का मंजर पेश करने लगे। लियाकतपुर से अपडेट करेंगे हसन महमूद। हसन बताएगा। इस टाइम मैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर के क्वार्टरों में मौजूद हूँ। यहाँ पे करोड़ों रुपए लगाए गए थे। इन क्वार्टरों को तामीरात के लिए लगा के तैयार किया गया था। रिहायशी क्वार्टर जो हैं अब तर सूरत हाल यहाँ पे पेश कर रहे हैं। मैं एक ये क्वार्टर पे मौजूद हूँ। यहाँ पे देखा जा सकता है कि अस्पताल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस जो है यहाँ पे जंगली जड़ी बूटियों का बसेरा है। यहाँ पे ये क्वार्टर जो है ये खस्ता हाल हो चुके हैं। इन क्वार्टरों की जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं ये टूट फूट का शिकार हैं। यहाँ से जो दरवाजे हैं ये मुकम्मल तौर पर जो हैं ये गायब हो चुके हैं। इन क्वार्टरों की हालत ये है कि इन क्वार्टरों में से जो प्लस्तर है वो नीचे गिर टूट के नीचे गिर रहा है। यहाँ पे ये अगर मेरे कैमरामैन यहाँ पे दिखाएं तो ये ऊपर से जो प्लस्तर है ये टूट के यहाँ पे गिर रहा है और मुकम्मल तौर पर यहाँ पे जो दरवाजा था वो भी गायब हो चुका है। खिड़कियां जो थी वो भी मुकम्मल तौर पर जो हैं ये गायब हो चुकी हैं। यहाँ पे इंतजामिया की अदम दिलचस्पी देखी जा सकती है कि तकरीबन इस क्वार्टर की तकरीबन तमाम जो खिड़कियां दरवाजे हैं वो गायब हो चुके हैं। चोर उचक्के जो हैं इन्हें ले जा चुके हैं। इसी तरीके से अगर मेरे कैमरामैन दूसरे कमरे को यहाँ पे दिखाएं तो इस कमरे की भी हालत इधर यही है कि इस कमरे का जो प्लस्तर है वो छत से गिर रहा है, जिसके अभी तक यहाँ पे जो निशानात हैं वो मुकम्मल तौर पर जो हैं ये देखे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो करीब से आके दिखाएं तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि सरिये में से जो प्लस्तर है वो टूट के नीचे गिर रहा है और यहाँ पे नीचे जो है यहाँ पे मौजूद है पंखे भी यहाँ पे मौजूद बिल्कुल खस्ता हाल क्वार्टर टूट फूट का शिकार है। हसन महमूद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब सरगोदा का रुख करेंगे। मोहम्मद कॉलोनी का फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो चुका है। सरगोदा से हमें अपडेट करेंगे जुनेद खान। जी जुनेद बताइएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ ममदिया कॉलोनी मेन रोड पे जहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया गया था। सरगोदा की 22 यूनियन काउंसिल्स में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे पीने के साफ पानी के लिए, लेकिन अक्सर की हालत नाकारा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ममदिया कॉलोनी मेन रोड पे। यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन प्लांट है वो मुकम्मल तौर पर
नाकारा हो गया। अरसे दराज से ये लगा हुआ था। ये वाटर सप्लाई की मेन दीवार के साथ फिल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है। यहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। अरसे दराज से ये नाकारा, इसी हवाले से यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं इनसे जानते हैं। जी पहले कचरा उत्थे सी जी, फिर इत्थे आ गया, ट्राली लगी रही, वो भी वो लै गए कारपोरेशन वाले। बस फिर दुनिया दा मजबूरी है, वो इत्थे सटदे ने। नाल प्लाट है, वो काफी अरसे तो इसी तरह टूटियां भी वो नशे ही लै गए। जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे बुजुर्ग बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। स्मेल आती है, यहाँ पे वाटर सप्लाई है, पानी होना चाहिए, बंदे दूर से पानी लेके आते हैं। मेहरबानी करें, तावन किया जाए हमारे साथ। जी जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि यहाँ पर इतना गंद है, कचरा है कि लोग अपने जानवर बांधना शुरू हो गए, क्योंकि अरसे दराज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी बंद है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, अंबार है, ताफुन फैलता है, गटर भी यहाँ पर बंद है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन प्लांट भी नकारा हो गया और यहाँ पर लोगों ने कचरा के अंबार भी लगा दिए। तो बिल्कुल शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सरगोदा से जुनेद हमें अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया। खबर देंगे आपको दुनियापुर से, जहां बस्ती नूर पीर वार्ड नंबर 17 में सीवरेज सिस्टम नाकारा है। सीवरेज का गंदा पानी गलियों मोहल्लों में खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अपडेट करेंगे याकूब ताहिर, याकूब बताएगा। मैं इस वक्त दुनियापुर के वार्ड नंबर 17 में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है लोग सरापा एहतजाज हैं। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली की वजह से यहाँ पर जो है गटर जो उबल चुके हैं, सारी गलियों में पानी खड़ा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे जब ये खेलते हैं तो इनके हर वक्त यही धड़का लगा रहता है कि कोई बच्चा पानी में ना गिर पड़े। दूसरी जानब के इसी गली के अंदर जो है मुतअद्दिद गटरों के ऊपर तो ढक्कन भी नहीं है। इस वक्त जो अहले मोहल्ला मेरे साथ मौजूद है, मजीद इन्हीं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। देखो जी, पानी थोड़े सामने सारा गलियां गलियां भरियां पईयां ने। इत्थे असीं नमाज के टाइम नमाजी नमाज पढ़न जाते हैं, कोई गटर ने डिगे, पानी डिगे, पानी के कपड़े सारे खराब हो रहे हैं। हालांकि मेरा एक दो बारी बच्चा भी गटर के अंदर गिर गया है, तो उन्होंने ढक्कन भी नहीं, दरखास्त भी दी, असीं ढक्कना की भी फिलहाल के ढक्कन ला दिता, लेकिन कोई नहीं सुनता है। हालांकि TMO दफ्तर भी गए हैं, जानी भी कितने बारी असीं कहा, लेकिन ये तो कोई सुनता ही नहीं है साडी। बार बार बल्कि हफ्ता दराज की 1 महीना हो गया इस तरह तरीके पानी फुल भर जाता है, गटर भर जाते हैं, लेकिन इन्होंने कोई सुनता ही नहीं। 1-2 बारी आते हैं, बांस बूस मार के चले जाते हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं है, पानी अच्छे तरीके नहीं कोई करता है। कोई भी सुनने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ में महकमा एजुकेशन ने सरकारी स्कूल में दरख्त काटने पर पाबंदी आयद कर दी। सीओ एजुकेशन कौसर बुखारी के तमाम स्टाफ को फौरी अमल दरामद करवाने की हिदायत। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक अहम फैसला ये किया गया है कि मुजफ्फरगढ़ जिला भर में जितने भी तमाम सरकारी स्कूल हैं उनमें सरकारी दरख्तों को काटने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई। और इस सिलसिले में ज़राए की जानिब से यह बताया गया कि सीओ एजुकेशन मुजफ्फरगढ़ सैयद कौसर हुसैन बुखारी की जानिब से तमाम हेड्स को यह मरासला जारी किया गया और वाज़ेह तौर पर यह हिदायत की गई है कि किसी भी सरकारी स्कूल में दरख्त को बिला इजाज़त जो है वो ना काटा जाए। और इस सिलसिले में ज़राए की जानिब से मजीद यह बताया गया कि अवामी सतह पर शिकायत सामने आने के बाद महकमा एजुकेशन की जानिब से यह फैसला किया गया। और गुज़िश्ता 1 माह के दौरान 2 हेडमास्टर को सिर्फ इसी वजह से मुअत्तल किया गया कि उन्होंने बगैर इजाजत जो थे वो स्कूल में दरख्त काटे थे। और इस सिलसिले में बगैर इजाजत के दरख्त काटे थे। आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रेस्क्यू 1122 ने शहरियों की बेहतर इमदाद के लिए जदीद स्मार्ट ऐप तैयार कर ली। स्मार्ट ऐप रवा हफ्ते ऐप स्टोर पर दस्तयाब होगी। अपडेट करेंगे इस हवाले से यासिर मजीद। यासिर बताएगा ऐप को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। जी रेस्क्यू 1122 मुल्तान ने किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए स्मार्ट ऐप तैयार कर ली है, जो चंद ही रोज में बाकायदा तौर पर लॉन्च कर दी जाएगी। डॉक्टर कलीम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मुल्तान। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये स्मार्ट ऐप क्या है, कैसे काम करेगी और शहरियों को क्या फायदा होगा इससे? रेस्क्यू 1122 आपको पता है ऑलरेडी भी बड़ा और हमेशा हमारी कोशिश यही होती है कि हमारा रिस्पांस टाइम कम से कम हो। ये जो नई ऐप है ये भी इसी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए है कि इससे हमारा पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ जाएगा। जस्ट लाइक आप देखते होंगे कि जैसे ये जो कमर्शियल आजकल सर्विसेज हैं, क्रीम, उबर या बाकी सर्विसेज, उसमें जब आप कॉल करते हैं आपको पता चल जाता है कि आपके नज़दीक उनकी गाड़ियाँ कहाँ हैं, कौन सा बंदा आ रहा है, स्टाफ कौन सा आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जब रेस्क्यू 1122 की इस ऐप को आप लोग डाउनलोड करते हैं
اور آپ ہماری مدد لینا چاہ رہے ہو، ایک تو بالکل یہ ٹول فری ہوگی، فری آف کاسٹ ہوگی، تب آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ جس جگہ ایمرجنسی ہوئی ہے اس کے نزدیک ہماری ایمرجنسی وہیکلز کون کون سی فری ہیں، ہمارے پاس کون سے سٹاف پہنچ رہا ہے، اور آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں آ جائیں گے۔ جب تک وہ ایمرجنسی وہیکل سٹاف کے ساتھ آپ لوگوں تک نہیں پہنچ جاتی تب تک آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ باقی اس کے فیچرز میں بہت ساری چیزیں ہیں، کال کی ریکارڈنگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتایا کہ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ملتان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب نے شہر کو صاف ستھرا بنانے کے لیے ہدایات جاری کر دی۔ ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو شہر میں روزانہ پیدا ہونے والا 1000 ٹن کچرا اٹھانے کا ٹارگٹ دے دیا گیا۔ تمام محکموں کے سینیٹری ورکرز اور مالیوں کی فہرستیں بھی طلب کر لی گئی۔ دیگر محکموں کے سینیٹری ورکرز ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی معاونت کریں گے۔ ملتان میں جنرل بس سٹینڈ میں قائم پناہ گاہ کو نئی بلڈنگ مل گئی۔ پناہ گاہ کو جنرل بس سٹینڈ میں قائم پولیس چوکی کی بلڈنگ میں شفٹ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی ذاتی کاوشوں سے بلڈنگ پولیس سے خالی کرا لی گئی ہے، جبکہ پولیس چوکی کو جنرل بس سٹینڈ میں واقع متبادل عمارت فراہم کر دی گئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک کی ہدایت پر بلڈنگ کی تعزین و آرائش شروع کر دی گئی۔ میاوالی میں ٹریفک حادثات سے بچاؤ بارے ریسکیو آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اختر مجاز سے۔ جی اختر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ریسکیو کی جانب سے روڈ حادثات سے بچاؤ بارے آگاہی کیمپ لگایا گیا ہے اور ڈپٹی کمشنر عمر شیر چیٹا صاحب نے اس کیمپ کا افتتاح کیا ہے۔ اس وقت ڈی سی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ سر، اب کیا سمجھتے ہیں ایسے جو کیمپ لگائے جاتے ہیں ان کی کوئی خاطر خواہ نتائج بھی سامنے آتے ہیں؟ سر جی بالکل، آپ دیکھیں جیسے روڈ انفراسٹرکچر ہمارے ڈسٹرکٹ میں بہتر ہوتا جا رہا ہے، نئی سڑکیں بنتی جا رہی ہیں، فارم ٹو مارکیٹ اور جو بڑی شاہراہ ہیں وہ بھی ڈوئلائز ہو رہی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ جو روڈ استعمال کرنے والے ہیں ان میں بھی آگاہی دینی بہت ضروری ہے۔ اسپیشلی جو فارم ٹو مارکیٹ ہماری وہیکل استعمال ہوتی ہے، جو ہمارے ٹریکٹر ٹرالی آتی ہے، جو ہماری چنگچی آتی ہے، جو ہمارا موٹر سائیکل والا پہلا ڈوئل روڈ پہ آتا ہے، وہ اپنے آپ کی زندگی کو بھی اور دوسروں کو بھی حادثات کے بہت قریب لے جاتا ہے۔ تو اس کو اس طرح کی چیزیں سکھانی بہت ضروری ہے کہ ہم دھند کے موسم میں اور دوسری روڈ کنڈیشنز خراب ہونے کی صورت میں کیا احتیاطی تدابیر اپنائیں، جس سے اپنی جان بھی محفوظ رکھیں اور باقی روڈ استعمال کرنے والوں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اچھا سر، رات کے اوقات میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ بالخصوص موٹر سائیکل سوار جو ہیں ان کی بیک لائٹ نہیں ہوتی، تو سر اس حوالے سے ان کو اس بات کا کون پابند بنائے گا کہ وہ لائٹس لگائیں یا ان کو کوئی ایسی سزا دی جائے؟ یہ جو کیمپ ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ ٹریفک پولیس اور ریسکیو 1122 دونوں شامل ہیں، تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم آگاہی بھی دیں اور اس کے ساتھ ساتھ پینلائز بھی کریں، جرمانے بھی کریں، اور جو ٹریفک قانون ہے اس کے تحت سختی بھی کی جائے آگاہی کے ساتھ ساتھ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈی سی صاحب بالکل، ٹریفک حادثات سے بچاؤ بارے آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ اختر مجاز آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، بہت شکریہ۔